लास्ट क्लास में हमने स्विच का टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोगों ने कवर किया था। यूज़र से 2 नंबर्स का इनपुट लिया था और एक ऑपरेटर का इनपुट लिया था और जो भी ऑपरेटर यूज़र ने इनपुट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग-अलग तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए थे। तो स्विच का एक और एग्जांपल यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लूप्स। देखिए, ला अभी तक आई डोंट नो आपने कितनी लैंग्वेजेस के अंदर स्विच पढ़ लिया है, लगभग हर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में होता ही है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कुछ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन होता है कि जितनी भी केस वैल्यूज़ होती हैं, या तो हम उन्हें इंटीजर के तौर पे ले सकते हैं या फिर हम उन्हें कैरेक्टर के तौर पे ले सकते हैं। बहुत कम ऐसी लैंग्वेजेज़ है या जो इनिशियली हम लोग पढ़ते हैं, उन लैंग्वेजेज़ के अंदर कोई और दूसरे टाइप का केस वैल्यू सपोर्टेड नहीं होता है। लेकिन लिनक्स के अंदर हमारे पास में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे केस की जो वैल्यू है, उसे आप इंटीजर में भी ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी ले सकते हैं, कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकता है और किसी भी तरीके का स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। तो उसी का ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लियर कमांड को मेंशन किया है कंसोल को क्लियर करने के लिए। बेसिकली जो ये हमारा प्रोग्राम है, मैंने यूजर से किसी भी तरीके की एक वैल्यू का इनपुट लिया है एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यू मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि वो इंटीजर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, स्ट्रिंग है या कोई और टाइप की वैल्यू है। तो फॉलोड बाय द क्लियर कमांड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इको स्टेटमेंट की हेल्प से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट इज एंटर वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप, और जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसे मैंने रीड कमांड की हेल्प से वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। अब स्विच केस के सिंटेक्स के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें केस कीवर्ड लिखना होता है विच स्टैंड्स फॉर स्विच। उसके बाद किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है जो हमें अलग-अलग तरीके की केस वैल्यू से कंपेयर करवाना है, मैच करवाना है, उस वेरिएबल का नाम विद डॉलर सिंबल हमें यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है हम उसे मैच करवा रहे हैं। तो केस डॉलर वैल्यू और उसके बाद आता है हमारा इन कीवर्ड, और उसके बाद जितने भी केसेस हैं हमें उन्हें मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे केस मैंने मेंशन किया है दैट इज 1। अब यहाँ पर कोलन नहीं आता है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ पे केस वैल्यू जो भी स्पेसिफिक वैल्यू है उसके बाद हमें लिखना होता है एक पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद हमें जो यहाँ पे केस की वैल्यू ट्रू होने पे हमें जो काम करवाना है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक इक्वल स्टेटमेंट लिखा है कि जो वैल्यू यहाँ पे यूजर ने इनपुट की है दैट इज 1, वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली स्विच केस में हम लोग ब्रेक कीवर्ड को काम में नहीं लेते हैं। हर केसेस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे डबल सेमीकोलन को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल पहले केस के बाद में मैंने डबल कोलन से इसको ब्रेक कर दिया है। फॉलोड बाय द नेक्स्ट केस। अब यहाँ पे हमारे पास में अलग-अलग तरीके के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कंसीडर किया है दैट इज ऑफ चार टाइप। तो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए मेंशन कर दिया है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड इको कैर, व्हिच मींस कि जो वैल्यू है दैट इज कैपिटल ए वो एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, और फिर से ब्रेक करने के लिए डबल सेमीकोलन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कंसीडर की है दैट इज हेलो। तो स्ट्रिंग हमेशा हमें डबल कोट्स के अंदर मेंशन करनी है, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने हेलो वर्ड लिख दिया है और इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है इको एंड स्ट्रिंग फॉलोड अगेन बाय डबल सेमीकोलन। अब इसके अलावा अगर यूजर कुछ भी इनपुट करता है तो हमें यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इनवैलिड इनपुट या कुछ भी हम मेंशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट हमारे पास में कीवर्ड नहीं होता है, उसकी जगह एस्ट्रिक सिंबल हमें काम में लेना होता है। तो एस्ट्रिक फॉलोड बाय पैरेंथेसिस अगेन इको फॉलोड बाय अ मैसेज दैट इज अदर टाइप। अब यहाँ पे आप चाहो तो डिफॉल्ट के बाद में भी आप डबल सेमीकोलन अप्लाई कर सकते हो, और एल्स यू कैन स्किप इट क्योंकि ये लास्ट केस है। और उसके बाद इस स्विच केस को जिस तरीके से हम ओपन करते हैं उसी तरीके से हमें इसे क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए बिल्कुल रिवर्स में हमें यहाँ पे लिखना है नाम दैट इज ESAC। केस को जैसे लिखते हैं बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में उसे हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो जो स्विच है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। अब एक बारी अगर हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखें, तो देखिए किसी भी तरीके की वैल्यू अगर मैं इनपुट करती हूँ जो मैंने केस के साथ में मेंशन की है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट करती हूँ तो मेरे पास में इंटीजर आउटपुट आया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हेलो इनपुट करती हूँ तो मेरे पास में स्ट्रिंग आया है।
अगर इसके अलावा हम कोई वैल्यू सपोज कोई फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो तो केस वैल्यू के तौर पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास में अदर टाइप यानी कि डिफॉल्ट केस वाला पार्ट शो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच का पार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटीजर ही हो या कैरेक्टर ही हो ऐसा कोई रूल नहीं है, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ वैल्यू एज द केस वैल्यू। तो दैट्स आवर टॉपिक ऑफ स्विच। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन है? All right, let's move with the next example then. Guys, वन मोर इन्फॉर्मेशन कि इफ और स्विच के टॉपिक ओवर होने के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोग का फॉरवर्ड करूंगी उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं जो आपको असाइनमेंट रजिस्टर में करने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड रहेंगे, तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही मैंने मेंशन किए हैं। एंड आप लोग एक बार देख लेना, सॉल्व करने का ट्राई करना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, सो आफ्टर स्विच जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज लूप्स। अब यहाँ पे लूप्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। यूजुअली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा 3 टाइप के लूप्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। लेकिन यहाँ पे डू व्हाइल लूप हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि उसकी जगह हमारे पास में अनटिल एक लूप प्रेजेंट है। तो वन बाय वन हम उनके सारे एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। सबसे पहले जो लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर लूप। प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे सिंपली 1 से लेके 10 तक की सीरीज को प्रिंट करवाया है, तो बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है, बट सिंटेक्स इज वे टू डिफरेंट। तो सब लोग सिंटेक्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले वही सेम हर प्रोग्राम की तरह मैंने यहाँ पे क्लियर कमांड को मेंशन किया है कंसोल को क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड ही हमारे पास पे, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम पैरेंथेसिस के अंदर लूप के तीनों पार्ट स्पेसिफाई करते हैं तो यूजुअली एक सिंगल पैरेंथेसिस आता है, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर के बाद डबल पैरेंथेसिस को मेंशन करना है। उसके बाद वही सेम कंसेप्ट, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आता है, फॉलोड बाय सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, फॉलोड बाय सेमीकोलन, और उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट दैट इज अपडेशन इन आर काउंटर वेरिएबल, एंड फॉलोड बाय डबल पैरेंथेसिस क्लोज। अब यूजुअली होता क्या है, जब भी किसी तरीके का कंस्ट्रक्ट बनाते हैं तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेस पे ही खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने इफ के केस में भी आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि जो फॉर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? तो उसके लिए 2 कीवर्ड्स की हमें हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ती है, दैट इज डू एंड डन। डू का मतलब ये है कि फॉर की बॉडी जो है वो अब स्टार्ट हो रही है, और डन का मतलब ये है कि फॉर की जो बॉडी है, जो उसके स्टेटमेंट्स है, वो अब खत्म हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फॉर ही लिखा है, डबल पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब 1 से लेके 10 तक की सीरीज को मुझे प्रिंट करवाना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू और कंडीशन तो मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है i इज इक्वल्स टू 1, followed by semicolon, I is less than equal to 10, again followed by semicolon and I plus plus। तो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स हमारे पास में प्रिंट होंगे, एंड ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीमेंट होती रहेगी बिकॉज ऑफ द यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला पार्ट जो हमने मेंशन किया है। अगेन डबल पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बाद यहाँ पे डू कि हमारी फॉर की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे सीरीज को प्रिंट ही करवाना है, और वैल्यूज है आई वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इको डॉलर आई। लेकिन जब भी हम यहाँ पे इको को काम में लेते हैं तो होता क्या है कि हमेशा अलग अलग लाइन के अंदर हमारे पास में आउटपुट आता है। बाय डिफॉल्ट स्लैश एन उसके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। मतलब एक वैल्यू को प्रिंट करके जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइफन एन को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इको के बाद हाइफन एन मेंशन कर दिया। अब एक और सिचुएशन मैंने इसके साथ में ऐड कर दी है, और वो ये है कि अलग अलग लाइन में अगर डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम टैब से सेपरेट होके वो डिस्प्ले हो जाए।
लेकिन अगर मैं इको या इको हाइफन एन के साथ में डायरेक्टली स्लैश टी को काम में लूंगी, तो फिर यहाँ पे होता क्या है, वो स्लैश टी को एज अ कैरेक्टर, एज अ स्ट्रिंग हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। हमें उसे प्रिंट नहीं करवाना, जो उसका स्पेशल मतलब है उसे एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि टैब प्रिंट करवाना है, एक कंप्लीट जो स्पेस होता है उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम हाइफन ई को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इंडिविजुअली ही काम में लेना है, चाहे तो हम इको हाइफन एन और हाइफन ई को एक साथ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दैट इज इको हाइफन एन ई। तो अब यहाँ पे होगा क्या, हमारा जो सारा डेटा है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइफन एन लिखा है, और यहाँ पे क्योंकि स्लैश टी स्लैश एन के मतलब ओवरराइट हो जाते हैं, उनकी एक्चुअल फंक्शनिंग एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके लिए हाइफन ई। तो मैंने दोनों को यहाँ पे एक साथ ही मेंशन कर दिया है। अब एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, जो डॉलर आई की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखा है डॉलर आई फॉलोड बाय स्लैश टी। तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर एक टैब स्पेस प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से 2 यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा, फिर से एक टैब स्पेस प्रिंट हो जाएगी, एंड द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टिल 10। जब लूप की सारी बॉडी, सारे स्टेटमेंट्स हमारे ओवर हो जाएं, तो उसके बाद हमें लूप की बॉडी को क्लोज करना है बाय राइटिंग द डन कीवर्ड। एक बार इस प्रोग्राम का हम लोग एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि कैसे ये प्रिंट हो रही हैं सारी वैल्यूज। देखिए कंसोल क्लियर हो गया है हमारा, और 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो गई हैं टैब से सेपरेटेड। तो अगर आप कुछ इस तरीके की वर्किंग इंप्लीमेंट करवाते हो तो ध्यान रखिएगा कि हाइफन एन ई को आपको काम में लेना है। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो भी बहुत सिंपल सा है, आप सब लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे यूजर से एक नंबर का इनपुट लिया है और सिंपली उसकी टेबल को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अब यहाँ पे सेम हर प्रोग्राम की तरह सबसे पहले क्लियर कमांड को मैंने काम में लिया है टू क्लियर द एंटायर कंसोल। उसके बाद यहाँ पे कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है वो मैंने यूजर से इनपुट लिया है। तो इको हाइफन एन एंटर एन इंटीजर, यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है, फॉलोड बाय रीड कमांड, यूजर से इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, जो मैंने स्टोर करवाया है एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे भी अगर हमें टेबल को प्रिंट करवाना है तो यूजुअली 1 से लेकर 10 तक ही हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने फॉर के अंदर ही यहाँ पे सारे सिचुएशंस मेंशन कर दी हैं। आप लोग को पता है, चाहे तो आप वाइल की हेल्प से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो या सिंपली भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, पर अगर मल्टीपल टाइम्स एक ही काम करवाना है सो वी ऑलवेज यूज लूप फॉर दैट। तो मैंने फॉर लूप की ही हेल्प ली है यहाँ पे। फॉर के बाद सिंपली डबल पैरेंथेसिस हमें स्टार्ट करनी है, वही 3 पार्ट्स जो हम मेंशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो i is equals to 1 and semicolon, i less than equals to 10 semicolon and i plus डबल पैरेंथेसिस क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पे लूप की बॉडी स्टार्ट होने वाली है, उसे इंडिकेट करने के लिए हमें डू कीवर्ड को लेना है, और लूप की बॉडी क्लोज हो रही है उसको मेंशन के लिए डन कीवर्ड को काम में लेना है। अब जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे इसके अंदर मेंशन होंगे। मैंने यहाँ पे जो सारी वर्किंग है वो एक ही स्टेटमेंट में लिख दी है। आप चाहें तो यहाँ पे पहले वेरिएबल में डेटा को स्टोर करवाइए और फिर उसके बाद भी उसे प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डायरेक्टली एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए EXPR कमांड को काम में लिया है और प्रिंट भी एक साथ ही करवा दिया है, चाहे तो आप अलग अलग इसे काम में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का टेबल प्रिंट होता है सो वी ऑलवेज से 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, लाइक दैट। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर टेबल डिस्प्ले करवानी थी कि किस नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक 4 8 12 16 20 ऐसा नहीं आए, प्रॉपर फॉर्मेट में आए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड किया है इको। अब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा यूजर ने नंबर इनपुट किया है उससे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब जो वैल्यू है उससे प्रिंट करवाने के लिए वेरिएबल के साथ में डॉलर सिंबल को काम में लेना होता है। तो कोड्स के अंदर मैंने यहाँ पे डॉलर एक्स लिखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे यूजर ने हमें 4 एज अ नंबर इनपुट किया है,
तो 4 यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय किससे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टिल 10। तो यानी यहाँ पे एस्टेरिस्क का एक सिंबल प्रिंट करवाया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है $i। तो $i यानी कि 1, 2, 3, 4 अप टिल 10। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 is equals to 4 multiply by 2 is equals to 4 multiply by 3 is equals to कुछ इस तरीके से हमारे पास में मैसेज आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब तक एक्चुअली में कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं करवा देते तब तक इस स्ट्रक्चर का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब किसी भी तरीके का अरिथमेटिक कैलकुलेशन अगर हमें इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए हमेशा EXPR कमांड को ही काम में लेना है और EXPR हमेशा हमें बैक कोड के अंदर स्पेसिफाई करनी होती है। तो जो भी मेरा मैसेज है उसे प्रिंट करवाने के बाद मैंने कोट्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। उसके बाद ये बैक कोड स्टार्ट हो रहा है क्योंकि EXPR यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो EXPR $x अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे \* का सिंबल काम में लिया जाता है। तो जो यूजर ने इनपुट किया है उसे किससे मल्टीप्लाई करवाना है? जो हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यूज आ रही हैं उनसे। तो EXPR $x मल्टीप्लाई बाय $i। तो यहाँ पे 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक सिंगल वैल्यू ये EXPR कमांड हमें रिटर्न करेगा यानी कि 4 रिटर्न करेगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4। कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब क्योंकि इको के अंदर स्लैश एन इनबिल्ट है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। आई के अंदर प्लस प्लस होगा एंड इट बिकम्स 2। 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है तो फिर से हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू फिर से एक्सप्रेशन इवेल्युएशन होगा। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड यहाँ पे एक आंसर जनरेट होगा दैट इज 8। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। कुछ इस तरीके से हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो बैक और एस्ट्रिक का सिंबल हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन यूजर को कभी भी कुछ अगर हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए बैकस्लैश का मतलब उसको समझ में नहीं आएगा और अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश को काम में ले लोगे तो फिर यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो उस केस में फिर आपके पास में एरर आ सकती है। तो इको स्टेटमेंट्स के साथ में जब भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आप काम में ले तो ध्यान से लेना क्योंकि अगर इसमें एरर आती है तो समझ जाएगा कि फिर वो यहाँ पे EXPR कमांड की डिमांड कर रहा है। अभी यहाँ पे किसी भी तरीके का बैकस्लैश का सिंबल नहीं है तो ये मैसेज के तौर पे इसको ट्रीट करेगा वरना कुछ केसेस में कभी कभी ये एरर थ्रो कर सकता है। तो एक बारी इस प्रोग्राम का हम लोग एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमसे एक नंबर का इनपुट मांगने वाला है तो मैं यहाँ पे सपोज 5 अगर इनपुट करती हूँ तो देखिए प्रॉपर जो हमारे पास में टेबल होती है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू और 1 बाय 1 सारी डिटेल्स हमारे पास में आ गई। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी एक नंबर का इनपुट लेके उसकी टेबल प्रिंट करवा सकते हो। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा व्हाइल लूप का। अब यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा बहुत डिफरेंट है जैसे कि मैंने आपको पहले भी इम्प्लीमेंट करके बताया है कि सिंटेक्स थोड़ा सा अलग चलता है। यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे यूजर से 2 वैल्यूज का इनपुट लिया है, एक स्टार्टिंग वैल्यू है और एक एंडिंग वैल्यू है। अब उस स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंडिंग वैल्यू के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं मैंने सिर्फ उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है लेकिन सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वही क्लियर कमांड कंसोल को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इको कमांड्स मेंशन किए हैं क्योंकि मुझे 2 बार इनपुट लेना है। आप चाहें तो आप सेम ही स्टेटमेंट में भी इनपुट ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। तो इको -n एंटर स्टार्ट वैल्यू। अब जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा उससे मैंने रीड कमांड की हेल्प से स्टार्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। फॉलोड बाय नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन इको -n एंटर एंड वैल्यू। तो जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेगा उससे मैंने रीड कमांड की हेल्प से एंड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब जितने भी नंबर्स है स्टार्ट से लेके एंड तक मुझे सारे चेक करने हैं और उनके बीच में जितने भी ऑड होते हैं हमारे उनको प्रिंट करवाना है।
तो अब यहाँ पे मैंने एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू डॉलर स्टार्ट। देखिए यहाँ पे कभी भी होता क्या है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू को अगर दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तो वैल्यू असाइन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें डॉलर सिंबल को काम में लेना है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे के अंदर असाइन करवाना है, तो जिसकी वैल्यू हम असाइन करवा रहे हैं उसके पहले डॉलर सिंबल मेंशन करना जरूरी है, वरना ये वैल्यू को रीड नहीं कर पाएगा और आई के अंदर वैल्यू असाइन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू डॉलर स्टार्ट। मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर यूजर ने 1 इनपुट किया है और एंड के अंदर यूजर ने 10 इनपुट किया है। अब i इज इक्वल्स टू डॉलर स्टार्ट का मतलब ये है कि i के अंदर भी अब 1 स्टोर हो चुका है। तो 1 से लेके मुझे कहाँ तक का लूप चलाना है, लेस देन इक्वल टू 10 तक का, क्योंकि वो हमारी एंडिंग लिमिट है। और जब तक हम सारे नंबर्स को ट्रैवर्स करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे और उनको प्रिंट करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप की हेल्प से इसे इम्प्लीमेंट करवाया है। चाहे तो आप सेम इम्प्लीमेंटेशन फॉर से भी कर सकते हैं, जैसा सिंटेक्स अभी हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें व्हाइल लिखना है, उसके बाद हमें एक स्पेस मेंशन करनी है और अब यहाँ पे हमें मेंशन करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर के साथ में यहाँ पे हम लोग हमेशा पैरेंथेसिस को काम में लेते हैं, वो भी डबल पैरेंथेसिस को, लेकिन व्हाइल के साथ में हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को काम में लेना है, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। फॉर के साथ में हम तीनों पार्ट्स को मेंशन करते हैं, तो वहां पे सिंटेक्स अलग चलता है। कभी भी किसी भी तरीके की कंडीशन अगर आपको मेंशन करनी है, वेदर वी टॉक अबाउट इफ और वेदर वी टॉक अबाउट व्हाइल, या फिर जब हम तीसरा लूप पढ़ेंगे अनटिल वाला, वहां पे भी सेम कंसेप्ट है कि हमें एक कंडीशन को चेक करना होगा। तो जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही आती हैं। तो उसी का सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है और वही फॉलो करना है। तो व्हाइल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, अब मुझे कब तक यहाँ पे लूप चलाना है, जब तक हम एंड तक नहीं पहुंच जाते। अब चाहे तो आप यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल को भी काम में ले सकते थे, लेकिन मुझे ये वाला यूसेज आपको बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल को काम में लिया है। तो डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू डॉलर एंड, तब तक मुझे वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है जब तक 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के लिए हम जो ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, डायरेक्टली उनको काम में नहीं लेते, कंडीशंस के साथ में, जैसे कि मैंने इफ के साथ में आपको बताया था, हाइफन जीटी, हाइफन एलटी, हाइफन जीई, हाइफन एलई, इस तरीके से हमें स्पेसिफिकेशंस करने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सिचुएशन है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू के लिए हाइफन एल ई हमें काम में लेना है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तक हमें यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट करवाना है। अब फॉर की तरह यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे डू मेंशन करना है, और कंस्ट्रक्ट हमारा एंड हो रहा है, उसके लिए डन हमें यहाँ पे मेंशन करना है। और जितने भी लूपिंग के स्टेटमेंट्स है, लूप की बॉडी है, वो सारे इस डू और डन के बीच में। अब यहाँ पे जो भी 1 बाय 1 नंबर्स आ रहे हैं, हमें उन्हें चेक करना है, और वो नंबर है किसके अंदर, इस आई वेरिएबल के अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने इफ के साथ में एक कंडीशन मेंशन की है, दैट इफ, अब जो भी हमारा नंबर है अगर उसे हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर फेच करें, तो अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है तो वो हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इफ फॉलोड बाय अ स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्पेस, EXPR, अब EXPR से पहले बैककोट आएगा हमारा, EXPR डॉलर आई मॉड बाय 2, यानी कि 1 मॉड बाय 2। अब यहाँ पे 1 मॉड बाय अगर 2 हम करते हैं तो ये 1 ही हमें रिटर्न करेगा। फिर से बैककोट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे ये 1 अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, ऑफ कोर्स 1 0 के बराबर नहीं होता है, तो उस केस में हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे इफ के बाद हमें देन मेंशन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस काम नहीं करते हैं। तो देन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और सिंपली डॉलर आई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इको करवा दिया है। तो यहाँ पे 1 हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इफ को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमें सेम सिंटेक्स एफ आई मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एफ आई लिख दिया है। अब यहाँ पे एक बारी वैल्यू को अगर हमने चेक कर लिया है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा।
तो यहाँ पर किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हमेशा EXPR कमांड को ही हमें काम में लेना होता है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, I is equals to बैकआउट EXPR $i+1, यानी कि करंटली I के अंदर जो वैल्यू है उसमें +1 कर दो, यानी कि 1 + 1 becomes 2, और वो हमने I के अंदर असाइन करवा दिया है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा 2 is less than equal to 10, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में इफ EXPR 2 mod 2 not equals to 0, नहीं 2 mod 2 तो हमारा आंसर 0 आएगा, और 0 0 के बराबर नहीं है, बराबर होता है तो उस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा $i+1, यानी कि 2 + 1 = 3, और फिर वो I के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर से चेक होगा 3 is less than equal to 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से नंबर चेक होगा 3 mod 2 not equals to 0, ऑफ कोर्स यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में 1 आएगा, और 1 0 के बराबर नहीं होता है, कंडीशन ट्रू है। फिर से हमारी I की वैल्यू यानी कि 3 प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पे मैंने इफ को क्लोज कर दिया है, एंड 3 + 1 becomes 4। सिम गोज फॉर 5 6 7 8, एंड जो भी हमारा एंडिंग वैल्यू है तब तक ये सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता रहेगा। तो एक बार हम लोग इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग वैल्यू ही मुझसे मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 इनपुट किया है, और एंडिंग वैल्यू में चलिए हम यहाँ पे 12 इनपुट कर देते हैं। तो 1 से लेके 12 के बीच में जितने भी हमारे पास में ऑड नंबर्स हैं उनकी प्रिंटिंग हो गई है। तो कुछ इस तरीके का सिंटैक्स आपको फॉलो करना है व्हाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक बार ही आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। व्हाइल से और फॉर से रिलेटेड एग्जांपल हम कल और भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और नई टाइप के लूप भी हम वहीं डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।